नमस्कार। राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय 12 के राजनीति विज्ञान विभाग से मैं डॉक्टर राकेश वर्मा, सहायक आचार्य, आप सभी का इस ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करता हूं। बच्चों, बीए थर्ड ईयर का जो प्रथम प्रश्न पत्र है, प्रतिनिधि राजनीतिक विचारक, इस पुस्तक का हम अध्ययन कर रहे हैं। यह पुस्तक जो पश्चिमी राजनीतिक विचारक हैं, इन्होंने अपने तत्कालीन परिस्थितियों में दिए गए राज्य पर संबंधित विचारों के बारे में लिखा है, उसका हम अध्ययन कर रहे हैं। आज हम बात करें प्लेटो के आदर्श राज्य की। जो प्लेटो है, थिंकर है, विचारक है, पाश्चात्य राजनीतिक विचारक है। इन्होंने उस समय जब नगर राज्य हुआ करते थे, जनसंख्या कम हुआ करती थी और एक छोटे से एरिया में रहा करते थे, उस समय क्या आवश्यकता थी राज्य की और आदर्श राज्य कैसा होना चाहिए, इसके बारे में बात करते हैं। जैसा कि हम इंडियन थिंकर्स जो है हमने पढ़े हैं और कुछ विचारधाराओं में राम राज्य वाली जो बात कही गई है, उसके समकक्ष माना जाए इसको, क्योंकि उस समय वहाँ पर ऐसी व्यवस्था थी। प्लेटो बहुत ही सुलझे हुए व्यक्ति थे। वो आत्मा परमात्मा में भी विश्वास रखते थे। उनका मानना था कि आदर्श राज्य ऐसा होना चाहिए कि जिसमें तीनों वर्ग, उस समय कौन कौन से वर्ग थे? उत्पादक वर्ग, सैनिक वर्ग और दार्शनिक वर्ग। ये तीनों वर्ग वहाँ होने चाहिए। प्लेटो के नए सिद्धांत में भी बात आती है। जिस प्रकार मस्तिष्क में दार्शनिक सोच होती है, भुजाओं में सुरक्षा होती है और उत्पादक वर्ग जो हमारा उदर है, जो हमें ऊर्जा पैदा करता है, वो होना चाहिए। प्लेटो अपने आदर्श राज्य में बात करता है राज्य और व्यक्ति का संबंध। प्लेटो का मानना है राज्य व्यक्ति का बड़ा रूप है। तो एक व्यक्ति में भी राज्य देखा जा सकता है और पूरे राज्य में एक व्यक्ति देखा जा सकता है, जिसको हमारे थिंकर्स, जो इंडियन थिंकर्स हैं, उसको आंगिक सिद्धांत कहते हैं, शरीर का सिद्धांत। प्लेटो का आदर्श राज्य का निर्माण के बारे में बात करेंगे और अंतिम में हम आलोचना करते हैं, समालोचना करते हैं। क्वेश्चन ये आता है थर्ड ईयर में, प्लेटो के आदर्श राज्य की आलोचनात्मक विवेचना कीजिए या प्लेटो के आदर्श राज्य को समझाइए। प्लेटो का आदर्श राज्य सभी आने वाले समय और सभी स्थानों के लिए एक आदर्श का प्रस्तुतिकरण है। उसने आदर्श राज्य की कल्पना करते समय उसकी व्यावहारिकता की उपेक्षा की है। यद्यपि
प्लेटो के विचारों में व्यवहारिकता की कमी है, लेकिन हमें उस पृष्ठभूमि में नहीं भूलना चाहिए जिसने उसके मस्तिष्क में आदर्श राज्य की कल्पना जागृत की। प्लेटो के जो गुरु थे उनका नाम था सुकरात। सुकरात ने जब राज्य संबंधी बात कही तो उनको फांसी पर चढ़ा दिया गया। तो जो सुकरात है उसकी मन की इच्छा अंदर रह गई। प्लेटो ने अपने गुरु के विचारों को आगे बढ़ाया और एक ऐसे राज्य की कल्पना की, आदर्श राज्य की कल्पना की, जिसको हम गांधी जी के राम राज्य की कल्पना कह सकते हैं। इस टाइप की सी उन्होंने बात की। पहला पॉइंट देखा हमने राज्य और व्यक्ति का संबंध, कि राज्य में व्यक्ति होते हैं, बिना व्यक्तियों के तो राज्य हो ही नहीं सकता ना। राज्य के व्यक्ति से संबंध, प्लेटो व्यक्ति और राज्य में जीव का संबंध मानता है। उसका विश्वास है कि जो गुण और विशेषताएं अल्प मात्रा में व्यक्ति में पाई जाती है, वही गुण विशाल रूप से राज्य में पाई जाती है। राज्य मूलतः मनुष्य की आत्मा का बाहरी स्वरूप है, अर्थात आत्मा चेतना अपने पूर्ण रूप में से जब बाहर प्रकट होती है तो वह राज्य का स्वरूप धारण कर लेती है। व्यक्ति और व्यक्तियों का समूह एक ही विचारधारा रखने वाले लोगों का एक समूह बन जाता है तो विचारधारा बड़ी बन जाती है, मगर विचार वो ही रहते हैं। हमारे में जो गुण है, व्यक्ति में जो गुण है, मानव में जो गुण है, उसकी जो चेतना है, उसकी आत्मा शांति चाहती है। और सभी व्यक्तियों से जब पूछा जाए कि आपको राज्य में क्या चाहिए, तो वो चाहते हैं कि राज्य में शांति बनी रहे, राज्य प्रोग्रेस करे, राज्य की उन्नति हो और सभी व्यक्ति सुरक्षित रहें। ये हर व्यक्ति चाहता है और सारे व्यक्ति भी यही चाहते हैं। जब एक व्यक्ति चाहता है और सारे व्यक्ति चाहते हैं तो इसका मतलब ये है कि राज्य व्यक्ति का बड़ा रूप है। यहाँ समझने की बात करें, जैसे एक मानव लीजिए, उस मानव के चित्र में बहुत सारे मानव फिट कर दीजिए तो राज्य बन गया। व्यक्ति की संस्थाएं उसके विचार का संस्थागत स्वरूप है। जैसे राज्य के कानून व्यक्ति के विचारों से उत्पन्न होते हैं। जो कानून बनते हैं वो हमारे विचार ही होते हैं। न्याय उनके विचारों से ही उद्धृत है। यह विचार ही विधि संहिता और न्यायालय के रूप में मूर्तिमान होते हैं। प्लेटो ने मनुष्य की आत्मा में 3 तत्व बताए: विवेक, ज्ञान, उत्साह, शौर्य और क्षुधा, तृष्णा, और इनके कार्यों तथा विशेषताओं के आधार पर इन्हें राज्य के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण बताया है। प्लेटो यह मानते हैं कि मस्तिष्क में विचार उत्पन्न होते हैं और ज्ञान वहाँ से संचालित होता है।
भुजाओं से ताकतें आती हैं और तृष्णा मन में होती। इनका संतुलित होना व्यक्ति को आदर्श माना जाता है। जिस व्यक्ति में विचार हो, ताकत हो और इच्छाएं हो, ये संतुलित रूप से होनी चाहिए, तो व्यक्ति श्रेष्ठ होता है। और जब ये संतुलित रूप से व्यक्ति के शरीर में विद्यमान होती है, उसकी आत्मा में विद्यमान होती है, तो वो लोग जो होते हैं वो न्याय की बात करते हैं। और एक संतुलित व्यक्ति, एक स्वस्थ व्यक्ति, एक विवेकशील व्यक्ति अच्छे विचार अपने मन में लाता है और वो विचार उसके लिए तो लाभदायक होते ही हैं, साथ ही राज्य में निवास करने वाले व्यक्तियों के लिए लाभदायक होते हैं। अब बात करते हैं आदर्श राज्य का निर्माण। आदर्श राज्य कैसे उत्पन्न होता है? प्लेटो का मानना है कि जिस प्रकार शरीर में तृष्णा होती है, शौर्य होता है और ज्ञान होता है, तो व्यक्ति परिपूर्ण होता है। उसी प्रकार राज्य में भी अंग होने चाहिए, दार्शनिक, सैनिक और उत्पादक। आदर्श राज्य के निर्माण में वह कहता है कि इसके 3 सहायक तत्व हैं। यदि किसी राज्य में ये 3 तत्व विद्यमान है और नहीं है तो कर लो, तो अच्छे राज्य का निर्माण हो सकता है, उसे आदर्श राज्य कहा है। अब वो 3 तत्व कौन से, उसके बारे में बात करते हैं। आर्थिक तत्व, फाइनेंशियल पावर, इसका संबंध उत्पादक वर्ग से है। आर्थिक तत्वों के अंतर्गत प्लेटो वासना तथा क्षुब्धा तत्वों को राज्य का प्रारंभिक आधार मानकर अपनी विवेचना शुरू करता है। आर्थिक तत्वों से अभिप्राय है कि मनुष्य अपनी आवश्यकताओं को अकेले पूर्ण नहीं कर सकता। इसकी पूर्ति के लिए व्यक्ति को अन्य लोगों पर निर्भर होना पड़ता है। हम स्वयं कोई एक कार्य नहीं कर सकते। सभी की बुद्धि अलग अलग कार्य करने में सक्षम है। जो कारपेंटर है वो लकड़ी के सामान बनाता है, हर व्यक्ति तो बना नहीं सकता। एक शिक्षक है, वो शिक्षा देता है, उससे ये अपेक्षा नहीं की जा सकती है कि आप कारपेंटर का काम करें। यहां जो उत्पादक वर्ग है उसको आर्थिक तत्व माना है, जो श्रमिक वर्ग है वह वर्ग अपनी योग्यताओं के अनुसार, अपनी बुद्धि के अनुसार संतुलित होकर के कार्य करें, तो सभी की आवश्यकताएं पूर्ण हो सकती हैं। परस्पर निर्भरता से समाज में श्रम विभाजन तथा कार्य विशेषीकरण उत्पन्न होता है। इससे आर्थिक संघों का निर्माण होता है तथा एक व्यक्ति एक कार्य का सिद्धांत व्यापक हो जाता है। सेवाओं के आदान प्रदान से सबकी आवश्यकताओं की पूर्ति हो पाती है। प्लेटो के अनुसार आदर्श राज्य की स्थापना के लिए आवश्यकताओं की सर्वोत्तम तुष्टि और सेवाओं का समुचित आदान प्रदान आवश्यक है। प्लेटो का मानना है कि जो उत्पादक वर्ग है उनमें एक कार्य का विशेषीकरण होता है। एक कारपेंटर जो होता है वो अच्छा लकड़ी का काम कर लेता है, एक मजदूर है अच्छे भवनों का निर्माण कर लेता है। हर व्यक्ति में
यह चीज नहीं पाई जाती। दूसरा तत्व है आदर्श राज्य का, वो है सैनिक तत्व। इसका संबंध सैनिक वर्ग से है। यह राज्य निर्माण हेतु दूसरा महत्वपूर्ण तत्व है। आवश्यकताओं में वृद्धि के साथ ही राज्य को अधिक भूभाग की आवश्यकता होती है, अतः युद्ध अनिवार्य हो जाता है। इस कार्य हेतु तथा युद्ध की संभावना और उससे रक्षा की आवश्यकता के फलस्वरूप राज्य में उत्साह, साहस या शूरवीर के तंत्र का उदय होता है। इससे सैनिक वर्ग का आविर्भाव होता है, जिससे युद्ध में सर्वाधिक आनंद आता है। यह प्लेटो ये कहता है कि प्रत्येक राजा, जैसा कि हमारे इंडियन थिंकर्स कहते हैं ना, हमने जब फर्स्ट ईयर पढ़े थे, प्राचीन भारतीय जो राजनीतिक विचारक है वो ये कहा करते थे कि हर राजा को युद्ध करते रहना चाहिए और युद्ध कर करके अपने राज्य का विस्तार करना चाहिए। ये बात पाश्चात्य विचारक भी मानते हैं। और युद्ध से रक्षा के लिए हमें सैनिक तत्वों की आवश्यकता होती है। सैनिक होना जरूरी है। हमारे रक्षक, सिक्योरिटी हमारे पास होनी चाहिए और वो बलशाली हो, ताकतवर हो, तो ही तो हमारी रक्षा कर पाएंगे। तो यदि कोई दूसरा राजा हमारे राज्य पर आक्रमण करता है, हमारे राज्य की सीमाओं में हस्तक्षेप करता है, तो हमारा जो सैनिक वर्ग है वो उसको रोकता है। तो जो हमारी निश्चित सीमा है हमारे राज्य की, उस सीमा को बनाए रखने का कार्य कौन करेगा? सैनिक वर्ग करेगा। आज हमारे बॉर्डर पर, जो हमारी भारतीय बॉर्डर है, वहां जो सैनिक टुकड़ियां बैठी हैं वो हमारे पड़ोसी राज्य को, देश को हमारे पर आक्रमण करने से रोकती है। हालांकि इसमें कई शहीद हो जाते हैं, मगर राज्य की सीमाएं तो सुरक्षित हैं। इसलिए प्लेटो का मानना है कि एक सैनिक वर्ग होना चाहिए, साहसी वर्ग होना चाहिए, जो राज्य की सीमाओं को सुरक्षित रखे और इतना ताकतवर हो कि दूसरे राज्यों को जीत भी ले। तीसरा महत्वपूर्ण तत्व है आदर्श दार्शनिक तत्व। आदर्श राज्य का जो महत्वपूर्ण तत्व है वो तीसरा है दार्शनिक तत्व। ये सबसे महत्वपूर्ण है। यह शासक वर्ग से संबंध है। राज्य निर्माण का तीसरा आधार दार्शनिक तत्व है, जिनका संबंध आत्मा के विवेक, बुद्धि से है। प्लेटो का मानना है कि राज्य के रक्षकों में विवेक का गुण विद्यमान होना चाहिए, अनिवार्य है। उसके अनुसार सैनिक योद्धा में सामान्यतः विवेक का यह गुण मिलता है, किंतु विशेष रूप से यह पूर्ण संरक्षक या शासक में ही पाया जाता है। यह संरक्षक दो प्रकार के होते हैं, सैनिक संरक्षक और दूसरा है दार्शनिक संरक्षण। प्लेटो का कहना है कि राज्य तभी आदर्श रूप ग्रहण कर सकता है जब राज्य का शासक ज्ञानी एवं निस्वार्थ दार्शनिक शासकों द्वारा हो। इसी तत्व को ध्यान में रखकर वह राज्य के उच्च शिखर पर दार्शनिकों को नियुक्त करता है। जिस प्रकार हमारा जो मस्तिष्क है हमें अच्छे ज्ञान का प्रभाव देता है, अच्छी सोच को प्रदर्शित करता है, अच्छे विचारों को उत्पन्न करता है, तो हम स्वस्थ रहते हैं। कई बार आपने सुना होगा बी पॉजिटिव, आप अच्छा सोचें, अच्छा हो। ये कौन बात करता है? ये हमारा मस्तिष्क बात करता है, हमारा दिमाग बात करता है। हम
अच्छा तभी सोचेंगे जब हमारे में दार्शनिक तत्व अधिक होंगे। जिस प्रकार स्वस्थ मस्तिष्क होता है उसी प्रकार राज्य में जो राजा है वो शासक जो है वो दार्शनिक होना चाहिए, उसमें निस्वार्थ भाव होना चाहिए, सन्यासी प्रवृत्ति का होना चाहिए। उसको लोभ मोह माया इनसे दूर होना चाहिए, क्योंकि वो इनसे दूर होकर ही एक अच्छा शासक बनता है। ईश्वर का प्रतिनिधित्व वही कर सकता है जिसमें मानवीय तृष्णाएं हैं, आवश्यकताएं वो नहीं हो, उसका काम कल्याण करना हो। वो कौन कर सकता है? वो दार्शनिक लोग कर सकता है। अब हम बात करते हैं इसकी आलोचनाओं के बारे में, क्योंकि ये सर्वमान्य सत्य भी नहीं है कि हर आदमी अच्छा हो, और जिसमें आवश्यकताएं तृष्णा नहीं है वो मानव भी नहीं है। भूख सबको लगती है। यदि व्यक्ति को भूख नहीं लगे, ठंड की आवश्यकता, गर्मी की आवश्यकता नहीं है, मानव शरीर है, अच्छा खाना पसंद करता है, अच्छी जगह रहना पसंद करता है, अच्छा पैसा चाहिए इसको। यदि ये चीज़ उसमें नहीं होगी तो मानव नहीं है। और जब उसमें तृष्णा ही नहीं है, आवश्यकता ही नहीं है, तो उसको क्या मतलब राज्य से? जो साधु होते हैं, जो साधना करते हैं, इनको राज्य से कोई मतलब नहीं, राजा से कोई मतलब नहीं, तो काहे को परेशान होंगे? पहला आलोचना बात करते हैं, आदर्श राज्य एक स्वप्निल संसार है, एक सपनों का संसार है, इसका यथार्थ से कोई मतलब नहीं है। प्लेटो के आदर्श राज्य की व्यवहारिकता को देखते हुए उसे एक स्वप्निल संसार कहकर पुकारा गया है। उसे बादलों में स्थिर नगर की संज्ञा दी गई है। इसे संध्याकालीन तंतु कहा गया है, जो क्षण भर के लिए दृष्टिगोचर होकर रात्रि की नीरवता में लिप्त हो जाता है। दूसरा, स्वतंत्रता का निषेध। प्लेटो का आदर्श राज्य व्यक्तियों को आवश्यक स्वतंत्रता प्रदान नहीं करता है, इतना नियंत्रणकारी है कि उसमें व्यक्तियों की सभी प्रवृत्तियों का विकास संभव नहीं। प्लेटो का आदर्श राज्य एक सर्वाधिकारीवादी राज्य है और वह अपने स्वभाव से ही मानवीय स्वतंत्रता के हित में नहीं हो सकता। हर व्यक्ति स्वतंत्रता चाहता है। यदि दार्शनिक शासक पर प्रतिबंध लगा दिए जाए कि उसको ना पैसा इकट्ठा करना है, ना उसको पत्नी रखनी है, ना उसको घर बार बनाना है, ना उसको जमीन जायदाद चाहिए, तो क्या सिर फोड़ने के लिए राजा बनेगा वो? कोई भी चुनाव लड़ता है या शासन की इच्छा रखता है तो वो स्वतंत्रता भी चाहता है। हर व्यक्ति को घूमना पसंद है, अच्छा खाना पसंद है, अच्छा रहना पसंद है, तो वो राजा क्यों बनेगा जब वो संपत्ति नहीं जोड़ सकता, अच्छी तरह रह नहीं सकता, अच्छा खा नहीं सकता, सो नहीं सकता, अपनी आवश्यकताओं को पूर्ति नहीं कर सकता, तो काहे को राजा बनेगा? पत्थर की मूर्ति रख दो। तीसरा, उत्पादक वर्ग की उपेक्षा। प्लेटो के आदर्श राज्य की आलोचना एक प्रमुख आधार यह है कि इसमें उत्पादक वर्ग की उपेक्षा की गई। वह अन्य दोनों वर्गों के समान इसके लिए न तो विशेष शिक्षा की व्यवस्था करता है और न ही सामाजिक ढांचे में उसकी महत्वपूर्ण स्थिति प्रदान करता है। चौथा है शासक वर्ग की निरंकुश सत्ता।
प्लेटो के आदर्श राज्य में कानूनों और नियमों का पूर्ण अभाव है और इसमें दार्शनिकों को निरंकुश सत्ता सौंप दी गई है जिसे किसी भी प्रकार उचित नहीं कहा जा सकता। इन व्यक्तियों को शिक्षा द्वारा चाहे कितना है विवेकशील और वीतरागा क्यों न बना दिया गया हो, अनियंत्रित शक्ति पा जाने पर मानवीय स्वभाव के अनुसार इसमें दोष आ जाते हैं। कभी सुना होगा कि कुर्सी सब सिखा देती है। किसी भी व्यक्ति को, जिस व्यक्ति में कोई भी गुण नहीं हो, उसको किसी कुर्सी पर बैठा दो, कोई कार्य दे दो तो उस कार्य को सीख लेता है, उसकी कमियां पता कर लेता है। और जब वो शक्तिशाली होता है तो वो अपने मानवीय गुण में आ जाता है, मानवीय स्वभाव में आ जाता है। अगला, कानूनों की उपेक्षा। आदर्श राज्य में कानून का कोई स्थान न देकर भी प्लेटो ने बड़ी भूल की है। आगे चलकर लाज में कानून की अनिवार्यता को उसने स्वयं स्वीकार किया। कानून की संपूर्ण उपेक्षा के कारण ही प्लेटो के आदर्श राज्य की अत्यंत कठोर आलोचना उसके काल से लेकर अब तक होती आई है। व्यक्ति और राज्य की समानता को अत्यधिक महत्व। अपने आदर्श राज्य में प्लेटो ने व्यक्ति एवं राज्य के जिस बड़ी मात्रा में समानता के दर्शन किए हैं, उस मात्रा में व्यक्ति एवं राज्य में समानता वास्तव में होती नहीं है। इसी समानता को तथ्य मानकर प्लेटो ने मानव प्रकृति के 3 तत्वों विवेक, उत्साह, क्षुधा के आधार पर राजनीतिक समुदाय का निर्माण करने वाले लोगों को बड़ी कठोरता के साथ 3 भागों में बांट दिया है। प्लेटो का आदर्श राज्य एक कल्पना पर आधारित राज्य कहा जा सकता है। इसमें प्लेटो ने बड़े ही मार्मिक तरीके से, अच्छी तरह से समझाया कि आदर्श राज्य में ये गुण होना चाहिए। आदर्श शासक होना चाहिए, उत्पादक वर्ग होना चाहिए, सैनिक वर्ग होना चाहिए। 3 तत्व विद्वान हो। आलोचकों ने प्लेटो के आदर्श राज्य की आलोचना भले ही की, मगर यहाँ एक बात मानने योग्य है कि व्यक्ति में आदर्शवादी तत्व हो, भरोसा हो, संयोग हो, समर्पण हो, एक दूसरे के प्रति प्रेम हो, तो आदर्श राज्य की कल्पना की जा सकती है। और आदर्श राज्य की कल्पना तब की जा सकती है जब हमारा मस्तिष्क में 3 तत्व विद्वान हैं: दार्शनिक, सैनिक और उत्पादक। हमारी जो इच्छाएं हैं वो इच्छाएं हमें काम करवाती हैं, हमारी भुजाएं हमें रक्षा प्राप्त करती हैं, सुरक्षा प्रदान करती हैं, और हमारा मस्तिष्क हमें विवेकशील बनाता है। आदर्श राज्य में ये तीनों वर्ग होने चाहिए: उत्पादक वर्ग जो आर्थिक तत्वों से संबंधित है, सैनिक जो सुरक्षा से संबंधित है, दार्शनिक जो शासन से संबंधित है। प्लेटो ने कानून का उल्लेख इसलिए नहीं किया होगा
जब व्यक्ति में तीनों गुण विद्यमान हैं, एक दूसरे से प्रेम है, प्यार है, सब अपने अपने काम कर रहे हैं, तो उनको लगा होगा कि शायद इसकी आवश्यकता नहीं होगी। परंतु उस समय छोटे छोटे नगर राज्य थे, उस समय हो सकता है इसे चल सकता है, मगर आज के विशाल क्षेत्र वाले करोड़ों लोग, अरबों लोग इस बात को नहीं स्वीकार सकते। आज की क्लास में इतना ही। अगली कक्षा में आपसे पुनः मुलाकात होगी नए टॉपिक के साथ। घर में रहें, सुरक्षित रहें, तैयारी करते रहें। हम एक बहुत बड़ी भयंकर बीमारी जो है उसको झेल रहे हैं, ये भी जल्दी समझ जाएगी। सभी का धन्यवाद। थैंक्स ऑफ ऑल। अगली कक्षा में आपसे पुनः मुलाकात होगी। जब तक के लिए धन्यवाद।